हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ-साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। आज की क्वेश्चन सीरीज है 51 से 75 तक। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 51 से स्टार्ट करते हैं। कथन ए है कि चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों में शिक्षण स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाता है। कारण है कि आर की चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों का संबंध प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से है। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो जो ए है ये तो सही है कि चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में शिक्षण स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाता है। उच्च अक्षर के इसमें शिक्षण कार्य होते हैं, उच्च स्तर के इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं उस पर रिसर्च चलता है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ये सही है। लेकिन ये जो कारण है ये गलत है कि इसमें प्राथमिक व द्वितीयक उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से है। तो प्राथमिक और द्वितीयक वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 है। यह है कि प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों पर सर्वाधिक प्रभाव तापमान और वर्षा का पड़ता है। कारण है कृषि कार्य में पौधों को बढ़ाने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये जो है कारण भी, कथन ए भी सही है, वो कारण भी सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि दे रहा है ना कि सर्वाधिक प्रभाव तापमान व वर्षा का पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि कृषि कार्य में पौधों की वृद्धि विकास के लिए तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है, इस वजह से ये व्याख्या कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 है। इसमें कथन है कि खनिज संपदा का समुचित विदोहन जलवायु की अनुकूलता पर निर्भर करता है। वह कारण है प्रतिकूल जलवायु वाले प्रदेशों में भूगर्भ में छिपी विभिन्न खनिज संपदा का पता लगाना आसान कार्य है। तो खनिज संपदा का समुचित विदोहन जलवायु की अनुकूलता पर निर्भर करता है, ये तो एकदम सही है। जो कारण है कि प्रतिकूल जलवायु वाले प्रदेश में भूगर्भ में छिपी विभिन्न खनिज संपदा का पता लगाना आसान कार्य है, तो ये आसान कार्य नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे जलवायु ही अनुकूल नहीं है वहाँ पे विभिन्न खनिज संपदा का पता लगा पाना संभव कार्य नहीं है। इसलिए इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, ए सही है, बट इसका जो कारण आ रहा है ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 है कि कथन ए भूमध्य रेखीय प्रदेशों में खनिज संपदा का ठीक से संरक्षण नहीं हो पाया है। कारण दे रहा है कि क्यों। यहाँ दिया है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सघन वनों एवं दलदली भूमि खनिज की संपदा के भी दोहन में बाधक है। तो ये भी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ही, क्योंकि कथन भी सही है और जो कारण है इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि यही कारण है कि वनों की सघनता व दलदली भूमि की वजह से वहाँ पे जो है ठीक से सर्वे नहीं हो पाता है। उस भूमध्य रेखीय प्रदेश में खनिज संसाधन कितने हैं, कहाँ कहाँ पे इसका जो उपलब्ध है, कहाँ पे भंडार है इसका, इन सबको करना बहुत दुरूह कार्य हो जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55। इसमें कथन ए है कि खनिज संपदा का समुचित विदोहन जलवायु की अनुकूलता पर निर्भर करता है। कारण है कि प्रतिकूल जलवायु वाले प्रदेशों में भूगर्भ में छिपी विभिन्न खनिज संपदा का पता लगाना आसान कार्य है। ये तो सही है, बट इसमें आर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है पर आर गलत है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 है कि भूमध्य रेखीय, ये दिया है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में खनिज संपदा का ठीक से संरक्षण नहीं हो पाया है क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सघन वनों एवं दलदली भूमि खनिज की संपदा के दोहन में बाधक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 57। इसमें कथन दिया है कि खेती उन्हीं भूभागों में की जाती है जहां हल चलाने के लिए समतल भूमि मिलती है। कारण है कि समतल भागों में यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। तो खेती उन्हीं भूभागों पे की जाती है जहाँ की भूमि जो है समतल हो, कृषि कार्य करने के लिए वो भूमि काफी उपयुक्त मानी जाती है।
और समतल भाग है तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं, सिंचाई की सुविधा आसान है, सिंचाई करना आसान होता है, उसमें यंत्रों का प्रयोग या हम यांत्रिक यंत्र करें या फिर हम पशुओं का उपयोग करें तो सभी का उपयोग करना वहाँ पे समतल भूभाग पे आसान होता है, इसलिए उन्हीं भागों में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 है कि विश्व में कृषि उत्पादकता की दृष्टि से बलुई, नमकीन या दलदली मिट्टी श्रेष्ठ मानी जाती है। कारण है फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी की मिलना आवश्यक है। देखिए जो बलुई, नमकीन और दलदली मिट्टी है वो कृषि उत्पादकता के लिए श्रेष्ठ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन आर जो है कि फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी की मिलना आवश्यक है, यानी क्या हो जाएगा कि फसलों को उपज के लिए उपजाऊ मिट्टी का मिलना, यहाँ पे का हो जाएगा, का मिलना आवश्यक है, क्योंकि बिना उपजाऊ मिट्टी के फसलों का उत्पादन या कृषि कार्य करना संभव तो है, बट उसमें उत्पादन जो कार्य है उतनी उत्पादकता नहीं प्राप्त हो पाती है जितना हमें उपजाऊ मिट्टी से मिल सकता है। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तो गलत है बट आर सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं, ये है कि अधिक वर्षा वाले भागों में भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है। कारण अधिक वर्षा वाले भागों में भूमि की उर्वरा शक्ति धरातल में रिस जाने या बहकर चले जाने से खेती करना वहां पे कठिन होता है, कठिन होता है। तो इसका जो ये कथन ए तो सही हो जाएगा कि अधिक वर्षा वाले भागों में भूमि की उर्वरा शक्ति काफी कमजोर होती है या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वर्षा बहुत अधिक होता है और अधिक होने की वजह से जो मृदा होती है, जो वहां की भूमि होती है, उसका जो ऊपरी परत है वर्षा की धारा की वजह से कट के वहां से बह के दूसरी जगह चला जाता है और बह जाने से ऊपरी परत हट जाने से सारा उपजाऊपन उस ऊपरी परत में होता है। इस वजह से वो वहां पे जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है, इसलिए वहां पे कृषि कार्य करना कठिन हो जाता है। इसलिए इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है और कथन ए तो सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 है। इसमें दिया है कि कथन ए है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में शराब मुख्य पेय के रूप में उपयोग किया जाता है। कारण है भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूरों की अधिकता के कारण ही शराब पीने का रिवाज प्रचलित हुआ है। ये भी कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में हम देखें तो अधिकांशतः रसदार फलों की कृषि की जाती है। यदि रसदार फलों की कृषि नहीं किया जाता वहां पे तो फिर वहां पे शराब उत्पादन भी संभव नहीं हो पाता और फिर इस वजह से वहां पे इस प्रकार की कृषि की जाती है, इसलिए वहां पे हमें शराब पीने का रिवाज भी देखने को मिलता है। लोग शराब का सेवन, फलों से जो शराब बनता है उसका उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 है। चीन तथा तिब्बत में मछलियां खाने में सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। कारण है चीन तथा तिब्बत में बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा मांस खाना वर्जित है, क्योंकि उसमें अधिकांशतः हम देखते हैं चीन या फिर इधर जापान के साइड सर्वाधिक मछली खाने का प्रयोग है। और ये भी बात सही है कि चीन तथा तिब्बत में बौद्ध जो धर्मावलंबियों द्वारा वहाँ पे मांस खाना वर्जित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 है। कथन ए है कि विश्व की लगभग 90% से अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में समतल स्थानों पर निवास करती है। कारण है कि मैदानों की स्थिति जनसंख्या के घनत्व तथा सड़कों के वितरण में कोई साम्यता नहीं होती है। इसका जो ऑप्शन ए है कथन तो सही है बट जो कारण दिए हैं आर ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 63। कथन ए जो है अधिक वर्षा वाले भागों में रेल मार्गों के निर्माण में कठिनाई होती है। कारण है कि अधिक वर्षा वाले भागों की भूमि दलदली होती है। कारण भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। कथन ए तो सही है, क्योंकि अधिकांशतः वर्षा वाले भागों में रेल मार्ग का निर्माण करना कठिन होता है। अधिकांशतः जल स्तर बढ़ने की वजह से वहां का जो कह सकते हैं भूभाग होता है वो दलदली हो जाता है, इस वजह से
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है, किसे प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कोयला खनन, शिक्षण, सी हस्तशिल्प, ऑप्शन डी अनुसंधान का प्रयास। ये हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला खनन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 65 की सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए इसमें अर्थव्यवस्था क्षेत्र दिया है, इस तरफ गतिविधियां दिया है। प्राथमिक देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाएगा? इसमें आ जाएगा प्राथमिक में पर्ल कल्चर। द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा सूत कटाई। तृतीयक में आ जाएगा, इसमें रेल सेवाएं आ जाएंगी। वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा अनुसंधान प्रयास, अनुसंधान प्रयास आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, भूमि क्षमता वर्गीकरण सूचित करता है। ऑप्शन ए किसी मनुष्य द्वारा उस भूमि पर निर्माण क्रिया, ऑप्शन बी है किसी मनुष्य द्वारा उस भूमि पर कृषि कार्य, ऑप्शन सी है किसी मनुष्य द्वारा उस भूमि पर औद्योगिक कार्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जो भूमि क्षमता है वर्गीकरण सूचित करता है, क्या सूचित करता है? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी मनुष्य द्वारा उस भूमि पर कृषि कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है कि सर्वप्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य किस देश में किया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो ये सबसे सर्वप्रथम किया गया था ब्रिटेन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है, यहाँ हो गया प्रश्न संख्या 68 है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग से संबंधित कार्य राष्ट्रीय मृदा संरक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नामक संस्था करती है। इस संस्था का कार्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है पटना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर। नागपुर में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न संख्या 69 है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि भूमि उपयोग नीति कब बनाई गई? ऑप्शन ए है वर्ष 1985 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1986 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1987 ईस्वी में और ऑप्शन डी है वर्ष 1988 ईस्वी में। देखिए जो ये भारत में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति ये लाया गया था 1988 ईस्वी में। कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति दिशा निर्देश और कार्य बिंदु लेकर आया था इस समय। और यह जो है भूमि उपयोग के अनुसार क्षेत्रों को निर्धारित करने, भूमि उपयोग का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया था। ऐसा यह पहला प्रयास था और यह लागू करवाया था उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 है कि वन नीति के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष की कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है 32.3%, ऑप्शन बी है 33.3%, ऑप्शन सी है 34.3% और ऑप्शन डी है 35.3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33.3% भूमि पे वनों का होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 71 है कि फसल प्रतिरूप से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए किसी क्षेत्र में विशेष फसलों को उगाना, ऑप्शन बी है फसलों की विशेष पैटर्न में रोपाई, ऑप्शन सी है खेत में उगाई जाने वाली फसल प्रणाली व ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी फसलों की विशेष पैटर्न में रोपाई। जो पैटर्न पाया जाता है किस पैटर्न में वहां फसलों को बोया जा रहा है, इससे तात्पर्य है फसल प्रतिरूप का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 72। प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है कृषि का विकास, ऑप्शन बी है संतुलित विकास, ऑप्शन सी है भारी उद्योगों का विकास और ऑप्शन डी है लघु उद्योगों का विकास। तो जो प्रादेशिक नियोजन किया जाता है वो किया जाता है संतुलित विकास के लिए। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष दर वर्ष भूमि के टुकड़े पर एक ही फसल उगाई जाती है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑप्शन ए है कि एक फसल प्रणाली, ऑप्शन बी है द्विफसल प्रणाली, ऑप्शन सी है बहुफसल प्रणाली व ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एक फसल प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 74 है कि जलाक्रांति दशाओं में किस फसल को व्यापक रूप से लगाया जा सकता है?
ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी है सरसों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धान, जो कि सबको पता होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75 है कि निश्चित पंक्तिबद्ध पद्धति से भूमि की एक ही खंड पर एक साथ एक से अधिक फसल उगाने की जो क्रिया है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इसे फसल संयोजन कहते हैं या फसल वियोजन, ऑप्शन सी है अंतराशस्यन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फसल संयोजन। फसल संयोजन का मतलब एक ही साथ दो फसलें संयोजित करके पंक्तिबद्ध तरीके से एक ही सीक्वेंस को फॉलो करके वो बनाई जा रही है या रोपी जा रही है, तो ये हो गया फसल संयोजन कहते हैं उसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।